तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं इससे पहले की वीडियो जिसमें हमने 16 महाजनपद काल के बारे में अच्छी तरीके से दोस्तों डिस्क्राइब किया है और बात किया है हर्यक वंश में बिंबिसार की किस प्रकार से वैवाहिक संबंध स्थापित करके दोस्तों अपनी सीमा का विस्तार करते हैं, अजातशत्रु और उदयन के बारे में। तो अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए दोस्तों, उसके बाद में देखिए ये वीडियो। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है अपने और अपने चैनल ट्रिकी जीके में। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं शिशुनाग वंश और इसी वीडियो में दोस्तों हम नंद वंश के बारे में भी चर्चा करेंगे और इसके पश्चात में दोस्तों एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन का एक वीडियो आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होगा जिसको आप देख करके अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं इससे पहले हमने क्या देखा। तो हर्यक वंश में आपने देखा किस प्रकार से बिंबिसार मैत्री संबंध स्थापित करके, वैवाहिक संबंध स्थापित करके तथा अंग विजय करके दोस्तों अपने सीमा में विस्तार करता है। वह जो मैत्री संबंध स्थापित करता है वह अपने राजवैद अपने पुत्र जीवक जो कि आम्रपाली से उत्पन्न पुत्र था उसको भेज करके चंद्रप्रद्योत की दोस्तों उपचार करवाता है और कंबोज और चंद्रप्रद्योत यानी अवंती के बीच में समझौता करवाता है। इसके पश्चात में कौशल राज जो कौशल राज उस जो प्रसेनजीत की बहन जो महाकौशला से शादी करता है और कौशल को अपने अंडर में कर लेता है। इसके अतिरिक्त वज्जियों से वह विवाह स्थापित करता है, लिच्छवियों से और माद्र देश से जो माद्र की कुमारी होती है दोस्तों क्षेमा से शादी करता है और क्षेमा से उत्पन्न पुत्र ही अजातशत्रु दोस्तों होता है। इसके अतिरिक्त वह अन्य देशों से वैवाहिक संबंध स्थापित करके जो मगध की सीमा में दोस्तों विस्तार करता है और अंग से युद्ध करता है जिसमें ब्रह्मदत्त को हरा करके उसकी हत्या कर देता है और अंग को मगध में शामिल कर लेता है। इसके पश्चात में अजातशत्रु आता है और अजातशत्रु ने अपने महान यंत्रों के माध्यम से यानी महाशिला कंटक और रथ मूलक की सहायता से क्या करता है, अपने मगध की सीमा को उत्कर्ष काल तक पहुंचाता है और उसका विस्तार करता है। सबसे पहला काम दोस्तों कौशल विजय करता है, वैशाली को विलय करता है और अवंती से दोस्तों ही सतर्क रहता है। तो ये अगर आप वीडियो आपने नहीं देखा तो सबसे पहले वो वीडियो देखिए और उसके पश्चात में दोस्तों आप देखिए शिशुनाग वंश, आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इस वीडियो में हम देखेंगे शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश जो हर्यक वंश था उसका जो अंतिम शासक था दोस्तों वो था नागदशक। याद रखना, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है नागदशक क्या था दोस्तों, अंतिम शासक था हर्यक वंश का। इससे पहले भी शासक हुए हैं जो अनिरुद्ध, मुंड और ये नागदशक था, ये दोस्तों अंतिम शासक था हर्यक वंश का। ठीक है, तो हर्यक वंश के अंतिम शासक जब नागदशक होता है तो उस समय जो पारिवारिक कला बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, पारिवारिक कला बहुत बढ़ जाता है और जो शासन व्यवस्था में दोस्तों अत्यधिक षड्यंत्र होने लगते हैं, हत्याएं होने लगती हैं, राजतंत्र दोस्तों अत्यंत दुर्बल हो जाता है, शासन प्रणाली एकदम ढीली हो जाती है क्योंकि सभी लोग जो पितृघाती वंश इसको कहकर पुकारते हैं और इनके राजाओं का दोस्तों अपमान करने लगते हैं। इसी का फ़ायदा उठाकर जो काशी बनारस, याद रखना, आपको याद होगा दोस्तों किस प्रकार जिसे प्रसेनजीत ने अपनी बहन महाकौशला को दोस्तों दान में दिया था, बिंबिसार को दान में दिया था यानी दहेज में दिया था काशी, और काशी से 1 लाख मुद्राएं, स्वर्ण मुद्राएं दोस्तों का राजस्व प्राप्त होता था। तो वहाँ का जो आमत था दोस्तों, वहाँ का जो मंडलीक था उसका नाम था शिशुनाग दोस्तों। यह क्या करता है, मौका पाकर के दोस्तों षड्यंत्र के माध्यम से क्या करता है और जनता के द्वारा मांग के आधार पर क्या करता है, शिशुनाग दोस्तों गद्दी पर बैठ जाता है और नागदशक की दोस्तों हत्या कर देता है। तो अब जो समय आ जाएगा दोस्तों वो आ जाएगा शिशुनाग का। तो शिशुनाग वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों, इनका जो काल माना जाता है वो 412 ईसा पूर्व से लेकर के 394 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ठीक है, शिशुनाग वंश के संस्थापक जो थे वो दोस्तों शिशुनाग थे, इनका काल हम बता दिए। और सबसे जो प्रमुख कार्य होता है दोस्तों अवंती राज्य का ये जीत कर मगध में मिला लेते हैं। ठीक है, अवंती राज्य आपको याद होगा, अवंती में कौन होता है, चंद्रप्रद्योत। तो चंद्रप्रद्योत क्योंकि वो किसके समकालीन होता है दोस्तों, वो बिंबिसार के समकालीन होता है और वह चंद्रप्रद्योत
अवंती बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र होता है और चंद्रप्रद्योत के शासनकाल में कभी भी जो अवंती है वो हारती नहीं है। यहाँ तक कि जब अजातशत्रु युद्ध करने के लिए आता है, क्योंकि बिंबिसार भी इसीलिए अवंती पर आक्रमण नहीं करता है क्योंकि वहाँ पर चंद्रप्रद्योत होता है, वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। इसके पश्चात में जब बिंबिसार का पुत्र कौन अजातशत्रु बिंबिसार की हत्या कर देता है, उसके पश्चात में यह अवंती पर जब आक्रमण करता है तो चंद्रप्रद्योत उसे हरा करके हराता नहीं है, लेकिन उसमें संधि के माध्यम संधि हो जाती है कि दोबारा कभी भी अवंती पर अजातशत्रु आक्रमण नहीं करेगा। तो अजातशत्रु जो चंद्रप्रद्योत होता है वहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे करके जब शिशुनाग आता है तो वहाँ का राजा जो प्रतापी राजा होता है दोस्तों चंद्रप्रद्योत, वो उसकी मृत्यु हो जाती है और शासन व्यवस्था ऐसे लोगों के हाथ में आ जाती है कि वो अयोग्य होते हैं शासन को चलाने के लिए। इसी का लाभ उठाकर शिशुनाग क्या करता है दोस्तों, अवंती राज्य को जीत करके मगध में मिला लेता है। ठीक है, तो अवंती का भी काम खत्म हो गया। अवंती कहाँ मिल गया, अवध में। तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन काफ़ी बार आता है, क्योंकि अवंती एक ऐसा राज्य होता है, शक्तिशाली राज्य होता है जो हर्यक वंश में नहीं मिलता है। हर्यक वंश के काल में नहीं मिलता है, ये जाकर के कब मिलता है, शिशुनाग काल में। ठीक है, शिशुनाग वंश में जाकर के मगध में मिलता है। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है। ठीक है, दूसरा काम क्या करता है शिशुनाग, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले वो क्या करता है, क्योंकि उसे सबसे ज़्यादा खतरा होता है दोस्तों, जो पूर्व में वज्जी होते हैं उनसे बहुत खतरा होता है, इसीलिए शिशुनाग क्या करता है, अपनी राजधानी को दोस्तों पटिलपुत्र से हटा करके वैशाली स्थापित कर देता है। तो अभी आपको याद होगा सबसे पहले जो राजधानी थी दोस्तों क्या थी, राजगिरी, क्योंकि राजगिरी में प्रथम बौद्ध संगति दोस्तों आयोजित की जाती है अजातशत्रु के द्वारा, याद रखना। ठीक है, दूसरी जो राजधानी हुई वो दोस्तों पटिलपुत्र हुई, और पटिलपुत्र की स्थापना किसने की है, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, तो याद रखना उदयन ने क्या किया है, पटिलपुत्र की स्थापना की और वहीं पर दोस्तों राजधानी भी स्थानांतरित कर लेता है। ठीक है, प्राचीन जो राजधानी वो दो राजधानियां बनाता है, प्राचीन राजधानी राजगिरी रहती है, लेकिन न्यू राजधानी जो नई राजधानी होती है उसको बना लेता है दोस्तों पटिलपुत्र को, क्योंकि वो अत्यंत सुरक्षित स्थान होता है। चारों तरफ राजगिरी के दोस्तों पहाड़ होते हैं और नदियां होती हैं, वहीं पर वो राजधानी बनाता है पटिलपुत्र को। पटिलपुत्र के बाद में जब आता है शिशुनाग, कहानी दोस्तों समझते जाना बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आ जाएगी। फिर उसके पश्चात में जब शिशुनाग आता है तो ये सबसे पहले क्या करता है, इधर पूर्वी में दोस्तों वज्जी संघ है, तो इनसे रक्षा करने के लिए क्या करता है, अपनी राजधानी को स्थानांतरित कर देता है, कहाँ पर, वैशाली में। ठीक है, तो सबसे पहले राजगिरी, फिर दूसरा कौन सा है, पटिलपुत्र, तीसरा कौन सा आया, ठीक है, वैशाली राजधानी बन गई किसकी, मगध की। ठीक है, और इसके अतिरिक्त जो शिशुनाग होता है दोस्तों, ये महात्मा बुद्ध के ये विद्यमान होता है, यानी महात्मा बुद्ध के समय भी शिशुनाग दोस्तों होता है। ठीक है, क्योंकि ये काफ़ी पुराना, ये आमत्य भी रह चुका है, किसका, हर्यक वंश का आमत्य था, हर्यक वंश का मंडलिक था दोस्तों, कहाँ का, काशी का। तो ये भी काफ़ी चीज़ें देख चुका होता है, मगध के शासन को देख चुका होता है, सभी चीज़ों को ये समझता है, और तो ये धीरे धीरे क्या करता है, मगध का दोस्तों अत्यंत विस्तार कर देता है, और अब जो मगध हो गया था बहुत ही शक्तिशाली राष्ट्र हो गया था। इसके पश्चात में इसका पुत्र आता है जिसका नाम दोस्तों है कालाशोक, इनके बारे में पढ़ लेंगे, कालाशोक के बारे में। तो कालाशोक का जो शासन काल रहता है दोस्तों वो रहता है 394 ईसा पूर्व से लेकर 366 ईसा पूर्व। ठीक है, इसका जो उपनाम दोस्तों काकवर्ण है, जो कि काफ़ी बार एग्जाम में आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको क्या करना दोस्तों, इसे याद रखना। ठीक है, क्या नाम है, काकवर्ण। इसकी राजधानी की बात करेंगे तो ये क्या करता है, कालाशोक पुनः अपनी राजधानी को पुनः पटिलपुत्र में स्थानांतरित कर देता है। यहाँ पर देखना, क्या पहले वैशाली हुई थी, इसके पिताजी ने, शिशुनाग ने क्या किया था कि ये जो राजधानी को कहाँ लेकर आए थे, वो लेकर आए थे वैशाली को, और ये क्या करता है, कालाशोक सबसे फिर से अपनी राजधानी पटिलपुत्र को बनाता है। ठीक है, इसके शासनकाल में क्या होता है, तो द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन होता है, इसी के काकवर्ण यानी कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का भी आयोजन होता है। हर्षचरित के अनुसार अगर देखें तो महापद्मनंद के ने कालाशोक की हत्या कर दी, और नंदीवर्धन और महानंदी, चाहे नंदीवर्धन चाहे महानंदी के शिशुनाग की जो अंतिम शासक होता है दोस्तों कालाशोक की, महापद्मनंद क्या कर देता है, यह हत्या कर देता है।
इसके अतिरिक्त जो शिशुनाग के बाद में उसका पुत्र जो कालाशोक आता है, मगध की राजगद्दी पर बैठता है और सिंघली, सिंघली जो बताया गया दोस्तों, यानी पुराणों के अनुसार एक वर्ड यूज किया गया सिंघली, याद रखना सिंघली, सिंघली को बोला जाता है दोस्तों श्रीलंका। क्वेश्चन आया है आपको याद रखना, सिंघली यानी श्रीलंका में इसकी गाथाओं का वर्णन होता है और इसका नाम दोस्तों मिलता है किसमें, काकवर्ण नाम मिलता है। कहाँ पर इसका विस्तार कहाँ तक हो जाता है दोस्तों, श्रीलंका तक हो जाता है। ठीक है, तो याद रखना आपको। बाणभट्ट की जो रचना है दोस्तों हर्षचरित, बाणभट्ट की रचना हर्षचरित है। इसके अनुसार कालाशोक की राजधानी के निकट घूमते हुए किसी व्यक्ति ने क्या किया था, इसकी जो है छुरा घोंप कर हत्या कर दी थी। और वो कौन से थे दोस्तों, कौन थे, वो थे महापद्म नंद। ठीक है, जो आगे चलकर क्या होता है वह दोस्तों नया वंश चलाता है। कौन सा वंश दोस्तों, नंद वंश। ठीक है, तो ये कहानी थी किसकी, कालाशोक की। अब हम देखेंगे दोस्तों नंदीवर्धन के बारे में। तो नंदीवर्धन का जो शासनकाल रहा 366 से लेकर के 344 ईसा पूर्व तक रहा। ठीक है, क्योंकि कालाशोक अगर हम देखेंगे एक ग्रंथ है दोस्तों महाबोधिवंश, बौद्ध ग्रंथ का दोस्तों एक ग्रंथ है महाबोधिवंश के अनुसार कालाशोक की हत्या के बाद में, जब कालाशोक की दोस्तों हत्या हो गई, कालाशोक की हत्या के बाद में इसके 10 पुत्रों ने क्या किया, संयुक्त रूप से दोस्तों 22 वर्षों तक शासन किया। 10 पुत्रों ने क्या किया, कालाशोक के 10 पुत्रों ने 22 वर्ष तक दोस्तों शासन किया, जिसमें सबसे प्रमुख जो शासक था दोस्तों वो था नंदीवर्धन। सबसे प्रमुख कौन था नंदीवर्धन। इसके अगर शासनकाल में देखेंगे कोई उल्लेखनीय घटना नहीं, मतलब कोई ज़्यादा कोई फेमस चीज़ नहीं हुई। और इसके पश्चात में दोस्तों ये अंतिम शासक था महानंदीवर्धन की हत्या जो है महापद्मनंद के द्वारा कर दिया जाता है। और इसके पश्चात में क्योंकि महापद्मनंद जो होता है दोस्तों वो नंदीवर्धन की हत्या करता है और छुरा घोंपकर कालाशोक यानी इनके पिताजी की भी मृत्यु करता है, मार देता है। तो जो ये काल यहीं पर समाप्त होता है और एक नए वंश की स्थापना होती है जिसका नाम दोस्तों महापद्मनंद। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों शिशुनाग वंश में 3 इंपॉर्टेंट राजा हुए, शिशुनाग, कालाशोक और नंदीवर्धन। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंदवंश के बारे में। तो यहाँ पर देखेंगे हम नंदवंश के बारे में। जो नंदवंश का शासनकाल रहा 344 ईसा पूर्व से लेकर के 323 ईसा पूर्व तक रहा। ये मगध शासन का सबसे प्रतापी या सबसे विस्तारित रूप था। इसका क्षेत्र मगध का क्षेत्र सर्वत्र पूरे भारत में और भारत के बाहर भी व्याप्त हो गया था और सबसे धनाढ़ यानी सबसे ज़्यादा धन एकत्रित करने वाला भी शासन था नंदवंश। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करते हैं। तो नंदवंश की अगर बात करेंगे तो इसका शासनकाल जो रहा नंदवंश में 344 ईसा पूर्व से लेकर के 323 ईसा पूर्व तक रहा। याद रखना दोस्तों इसका शासनकाल एग्जाम में आता है। 2 शासक हुए इम्पोर्टेंट, एक तो हुए महापद्मनंद और दूसरे हुए हैं घनानंद। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले महापद्मनंद की दोस्तों, तो महापद्मनंद की अगर बात करेंगे तो इसका अन्य नाम जो मिलता है वो मिलता है उग्रसेन। क्या नाम मिलता है, उग्रसेन। काफ़ी बार क्वेश्चन आया दोस्तों, क्या नाम मिलता है, उग्रसेन। उग्रसेन मीन्स होता है दोस्तों, उग्रसेन का मतलब होता है कि क्षत्रियों का दमन करने वाला। उग्रसेन का मतलब दोस्तों क्या है, क्षत्रियों का दमन करने वाला। तो दोस्तों अगर हम महापद्मनंद की दोस्तों बात करेंगे, इसका पहला जो नाम दिया है वो दोस्तों उग्रसेन। उग्रसेन मीन्स होता है दोस्तों उग्रसेन, पहला नाम है दोस्तों उग्रसेन। उग्रसेन का मतलब होता है भयानक सेना का स्वामी। उग्रसेन का मतलब क्या होता है दोस्तों, भयानक सेना का स्वामी। क्योंकि मगध की इस समय सेना का जो विस्तार हो गया था दोस्तों, बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया था। इसके बारे में अभी हम बताएंगे कितनी सेना हो गई थी, उसके अगले पार्ट में बताएंगे, अभी इसके बाद में बताएंगे। ठीक है, तो उग्रसेन होगा भयानक सेना का स्वामी। इसके अतिरिक्त सर्व छत्रांक नाम भी दे दिया गया था एवं एकराट नाम दे दिया गया था। तो ये सभी नाम दे दिए गए थे किसके, महापद्मनंद की। अगर हम इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो जो पुराणों के अनुसार देखा जाए तो जो पद्मनंद है दोस्तों वह शिशुनाग वंश के जो अंतिम शासक थे, कौन थे दोस्तों, नंदीवर्धन की हत्या कर दी थी। और यह एक शूद्रदासी यानी उन्हीं के राज्य की एक शूद्रदासी थी, उनका पुत्र था। इसे नापित भी बोला गया दोस्तों। ठीक है, ये शूद्रदासी का पुत्र था। और
अगर हम जैन ग्रंथ के परिशिष्ट वर्मन की बात करेंगे, अगर हम जैन धर्म के परिशिष्ट पर्वन की बात करेंगे तो उसके अनुसार इसे नापित और वैश्या का पुत्र माना गया है। किसको? महापद्म नंद को। याद रखना, नापित और वैश्या का पुत्र भी माना गया है। ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर महावंश टीका के अनुसार, महावंश में टीका के अनुसार अगर बौद्ध ग्रंथ एक है महावंश टीका, अगर इसके अनुसार बात करेंगे तो इसे अज्ञात कुल के जो डाकुओं का गिरोह था उसका मुखिया माना गया। डाकुओं के गिरोह का मुखिया कहा गया किसे? महापद्म नंद को। हालांकि इन मतों का हम कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है, लेकिन इतना तो तय है कि यह जो महापद्म नंद था दोस्तों, यह एक शूद्र माता का पुत्र था। ठीक है। इसकी अगर उपलब्धियों की बात करेंगे दोस्तों, तो यह दोस्तों सबसे पहले देखेंगे ये क्या था दोस्तों, तो महापद्म नंद क्या था? ये कालाशोक का मंत्री था, और कालाशोक ने क्या किया था दोस्तों? नंदीवर्धन की हत्या की थी। और अगर हम जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन के अनुसार बात करेंगे तो जो महापद्म नंद था दोस्तों, नापित यानी नाई या फिर वैश्या माता का पुत्र था। ठीक है। नापित यानी नाई और वैश्या माता का पुत्र था, क्योंकि ये एक वैश्या थी। ठीक है। पुराणों के अनुसार बात करेंगे, अगर पुराणों के अनुसार इसे कलि का अंश सर्वक्षत्रांकम, सर्वक्षत्रांक में क्या हुआ? यानी क्षत्रियों का दमन करने वाला। उग्रसेन में क्या हुआ? भयानक सेना का स्वामी। एक राट में क्या हुआ? एक राट में होता है यानी अतुल्य धन संपदा, सभी क्षत्रियों का नाश करने वाला। इसको परशुराम की संज्ञा दी गई है। इसको परशुराम की संज्ञा दी गई किसे? याद रखना, महापद्म नंद। काफ़ी बार क्वेश्चन आया भी है कि परशुराम की संज्ञा किसे दी गई है, तो आपको याद रखना महापद्म नंद को दी गई है, क्योंकि यह इसको सर्वक्षत्रांक माना गया है, यानी क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर अत्यधिक अगर देखा जाए पूरे इतिहास में, तो अत्यधिक संपत्ति एवं सेना रखने वाला इसे माना गया है। ठीक है। महापद्म नंद ने क्या किया था? पौरव, इक्ष्वाकु, पांचाल, है, कलिंग, सूरसेन, मिथिला आदि मगध साम्राज्यों को अपने में मिला लिया। इसी कारण इसे एक छत्र या एक राट कहा गया। ठीक है, समझा कि नहीं? तो तीनों नाम क्लियर हो गए, उग्रसेन, सर्व छत्रांक और एक राट। एक राट क्यों? यानी सबको क्या किया? अपने में शामिल कर लिया। अभी तक जितने भी राज्य जो बचे हुए थे उनको क्या किया? अपने में शामिल कर लिया, क्योंकि अंग इसके अतिरिक्त जितने भी राज्य थे वो उनको सब पहले ही यानी हर्यक वंश में ही शामिल हो गए थे, लेकिन बचे थे जैसे पौरव हो गए, इक्ष्वाकु हो गए, पांचाल हो गए, कलिंग हो गया, सूरसेन, मिथिला, इन सबको भी मिला लिया। जब मिला लिया मगध में तो इसे नाम दे दिया गया एक राट। अगर हम बात करेंगे कहाँ से जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है, तो खारवेल के जो हाथी गुफा अभिलेख है, खारवेल का एक गुफा अभिलेख है जिसका नाम हाथी गुफा अभिलेख, इसमें महापद्म नंद के जो है कलिंग विजय की दोस्तों जानकारी प्राप्त होती है। अगर हम बात करेंगे, काफ़ी बार क्वेश्चन आता है, आपको याद रखना, जो व्याकरणाचार्य हैं पाणिनि, जिनको को बोला गया है, जो पाणिनि जी हैं, ये महापद्म नंद के एक घनिष्ठ मित्र थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। तो ये कहानी दोस्तों महापद्म नंद की है। आशा करते हैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको हो गई होगी। अगर आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तो आपको इनके पूरे वंश की जानकारी आसानी से हो जाएगी। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नंदवंश के दूसरे शासक के बारे में, जिनका नाम है घनानंद। यहाँ पर देखेंगे मगध नरेश घनानंद के बारे में। अब इनके बारे में देखते हैं। तो जो महापद्म नंद थे दोस्तों, इनके 8 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? तो इनके कुल मिलाकर दोस्तों 8 पुत्र थे। 8 पुत्रों में एक का नाम था पंडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोविष्णक और दर्शक सिद्ध, कैवर्त, और जो लास्ट थे, आखिरी थे दोस्तों, उनका नाम था घनानंद। तो इन सभी के बारे में अधिकतर जानकारी नहीं प्राप्त होती है, लेकिन घनानंद के बारे में दोस्तों जानकारी इतिहास से मिलती है। घनानंद जो था दोस्तों नंदवंश का अंतिम शासक था, जो सिकंदर महान के समकालीन था। ये क्या था दोस्तों? सिकंदर महान के समकालीन था। समकालीन किसके था? सिकंदर महान के। और इसी के शासनकाल में दोस्तों 326 ईसा पूर्व से लेकर के दोस्तों 325 ईसा पूर्व के बीच सिकंदर ने क्या किया? भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, इनकी जो सिकंदर की कहानी है, और इसके अतिरिक्त जो भी विदेशी आक्रमण हुए मगध काल में दोस्तों, मगध के उत्कर्ष काल में, उस समय की हम व्याख्या करेंगे दोस्तों। नेक्स्ट पार्ट जो बनाएंगे तो उसमें विदेशी आक्रमणों से संबंधित ही वीडियो अपलोड करेंगे, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट दोस्तों काफ़ी बार क्वेश्चन आता है।
अगर हम बात करेंगे कार्टियस के शब्दों में, एक जो विद हुए हैं, यानी कहने का ऐसे एक जो कवि हुए हैं या कह लीजिए एक दार्शनिक हुए हैं कार्टियर, तो इनके शब्दों में देखा जाए तो इन्होंने कहा है कि जो नंद वंश था उनके पास में लगभग 20 लाख पैदल, यानी उस समय की बात कर ली जाए तो 20 लाख पैदल, क्योंकि उसमें जनसंख्या भी कम थी दोस्तों, तो उस समय 20 लाख पैदल इनके पास में सैनिक थे और 20,000 अश्वरोही थे। आप समझ सकते हैं 20,000 अश्वरोही अगर एक स्थान पर खड़ा कर दिया जाए इनको तो कितना स्थान घेर लेंगे। 20,000 अश्वरोही और 2,000 रथ थे, 3,000 हाथी थे, यानी इतनी भयानक सेना थी, इतनी भयानक सेना थी, इसीलिए इनको उग्रसेन भी बोला गया है। घनानंद के सेनापति का नाम तो दोस्तों क्या है, भट्टसाल था। क्या नाम था दोस्तों, भट्टसाल। देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों उनको हमने हाईलाइट कर दिया है। आप क्या कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको आप नोट्स बना सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम पीडीएफ आपको दोस्तों प्रोवाइड कराएंगे, तो आप क्या करें, इसको अच्छी तरीके से दोस्तों नोट कर लीजिए और इस वीडियो को लगभग 2 या 3 बार, हम कह रहे हैं 2 या 3 बार देखिए। अगर आप नहीं देख सकते तो केवल आप इसे सुनिए, सुनने मात्र से ही दोस्तों आपकी जीएस प्राचीन कालीन इतिहास अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। तो घनानंद के जो सेनापति थे भट्टसाल। अभी तक आप लोगों ने दोस्तों वीडियो को लाइक नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ और प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि 1 या 2 मिनट हमारे इसी में चले जाते हैं बताने में, तो हमको दोस्तों हर वीडियो में ना बताना पड़े। आप इतना सा काम कर दीजिए, मेरे चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम भी आना चाहते हैं लाइव और लाइव आपसे रूबरू होना चाहते हैं और इससे अच्छी आपको वीडियो और इससे अच्छा कंटेंट प्रदान करना चाहते हैं, तो थोड़ी सी आप हमारी सहायता कीजिए जिससे कि हम आपकी सहायता कर सकें। तो हम भी काफ़ी दोस्तों इच्छुक हैं कि आपसे हम फेस टू फेस आकर बात करें, तो हम तभी आ सकते हैं जब हमारे पास अच्छे सब्सक्राइबर होंगे। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे भाई, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं दोस्तों भट्टसाल जो घनानंद के सेनापति थे, इनका नाम था भट्टसाल और इनके 2 आमत्य भी थे, 2 इनके आमत्य थे जो इनको प्रत्येक बात के लिए दोस्तों, हर बात के लिए क्या करते थे दोस्तों इनको, जबकि ये जो ये जो था घनानंद था इनका अपमानित भी करता था, लेकिन ये प्रत्येक चीज़ के लिए सतर्क करते थे। इनका नाम था तो सकटार और राक्षस, याद रखना ये इनके आमत्य थे, इनको याद रखना दोस्तों, ये काफ़ी बार क्वेश्चन में आता है। तो सकटार और राक्षस ये 2 क्या थे, इनके आमत्य थे। बौद्ध अनुसूचियों के अनुसार, अगर अनुसूचियों के अनुसार देखें तो वह घनानंद कहलाता था। क्यों घनानंद कहलाता था, क्योंकि उसे धन बटोरने का व्यसन था, यानी वो धन का बहुत ही व्यसनी था, बहुत ही उसका धन का व्यसन था, यानी सोना चांदी को बटोरने में उसको बहुत ही लालच था, इसीलिए उसे घनानंद बोला गया। यहाँ तक कि देखेंगे 80 करोड़ की धनराशि उस समय, देखिए दोस्तों 80 करोड़ की धनराशि, आज से अगर शासनकाल की बात करेंगे तो 326 और 325 ईसा पूर्व 80 करोड़ की धनराशि दोस्तों बहुत हुई। 80 करोड़ की धनराशि गंगा के भीतर एक गुफा में छुपा दी थी उसने। आप समझ सकते हैं दोस्तों कितनी धनराशि थी। उसने तक्षशिला, लेकिन सबसे बड़ी उसने गलती क्या की, सबसे बड़ी उसने गलती ये की कि उस समय जो तक्षशिला के दोस्तों ब्राह्मण थे, तक्षशिला के ब्राह्मण थे जिनका नाम था चाणक्य, बहुत ही दोस्तों प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे चाणक्य जी। वो जब आए इनके दरबार में तो उनको इसने अपमानित कर दिया, अपमानित करके उनकी जो शिखा थी, शिखा को दोस्तों कटवा दिया। आप समझ सकते हैं एक जो ब्राह्मण होता है, ब्राह्मण की शिखा उसकी शान होती है, उसकी प्रतिज्ञा होती है, और उसको क्या किया, कटवा दिया। अब इस चीज़ से चाणक्य जी बहुत ही हतोत्साहित हुए और उन्होंने प्रण लिया, प्रतिज्ञा की कि जब तक नंद वंश को मैं उखाड़ नहीं फेंकूंगा तब तक मैं इस शिखा को बांधूंगा नहीं, यानी कहने का ऐसा, इस शिखा को बांधूंगा नहीं, ये उन्होंने प्रण लिया। पश्चिमी साहित्य तो धीरे धीरे होता भी है, आगे इसकी कहानी दोस्तों मौर्य वंश की आगे बताएंगे, ये किस प्रकार से अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन करते हैं, उनको ढूंढते हैं, खोजते हैं और उनको पहचान करके दोस्तों उनको हर प्रकार की विद्या से निपुण बना करके और घनानंद का अंत करवाते हैं और एक नए वंश की स्थापना करते हैं, मौर्य वंश। तो ये तो हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे, अभी हम बात करेंगे घनानंद के बारे में। तो पश्चिमी साहित्य और यूनानी साहित्य के अनुसार इसे क्या बोला था, अग्रमीज बोला गया। अग्रमीज यानी नाई, कुछ विद्वान कहते हैं अग्रमीज भी नाई है, कुछ विद्वान कहते हैं कि भयानक सेना का स्वामी।
ठीक है। तो अग्रमीज भी बोला गया दोस्तों, अतुल्य संपत्ति रखने वाला अग्रमीज कहलाया। तो यहाँ पर नंद वंश के शासक शासन जितने भी शासक थे दोस्तों वो अधिकतर जैन मत के पोषक थे, जैन मत के अनुयायी थे। और चाणक्य की सहायता से हमने बता दिया कि किस प्रकार से घनानंद को मार करके मौर्य वंश की स्थापना करते हैं, कौन, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये दोस्तों घनानंद की बात हो गई। अब हम आगे देखेंगे, क्योंकि अभी तक हमने देखा किस प्रकार से हर्यक वंश आया, हर्यक वंश के बाद में जो राजा आए उसके पश्चात में शेषनाग वंश आया, फिर नंद वंश आया। इन चीज़ों के बारे में हमने अच्छी तरीके से पढ़ा। अब हम देखेंगे, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन आते हैं शासन व्यवस्था से, यानी किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, है ना। क्योंकि अगर हम महाजनपद काल में, जो स्टार्टिंग का महाजनपद काल था, उसमें हमने देखा था सबसे पहले छोटी इकाई क्या होती थी दोस्तों, कबीला होती थी। फिर उसके पश्चात में ग्राम होते थे, जन होते थे, है ना, जनपद होते थे, महाजनपद, इस कैटेगरी में शासन व्यवस्था बनी हुई थी ना। तो अभी देखेंगे क्या चेंज आया नंदवंश आते आते या महाजनपद काल में, क्या क्या परिवर्तन, किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी, कैसे मगध बहुत शक्तिशाली राष्ट्र बना, इस चीज़ के बारे में भी दोस्तों हम देख लेंगे थोड़ा सा, है ना। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जिससे कि कोई भी पॉइंट आपका दोस्तों छूटे ना और आपको अच्छी तरीके से समझ में आए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, हम आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड ही दोस्तों आपको बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये चीज़ कंप्लीट होनी बहुत आवश्यक है। तो दोस्तों ये देखेंगे मगध के उदय के कारण किस प्रकार से मगध एक उत्कर्ष काल पर पहुँचा, और इसके उदय के कारण के साथ साथ में जनपदों के महाउदय के कारण किस प्रकार से जनपदों का उदय हुआ, किस प्रकार के मुख्य जो प्रशासनिक अधिकारी थे, इसके बारे में भी हम देखेंगे। और इसके अतिरिक्त जो अन्य चीज़ों के बारे में भी हम दोस्तों इसके बाद हम चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे मगध के उदय के कारण। देखिए दोस्तों, अगर आप पूरे यूट्यूब सेशन पर चले जाएंगे, कि पूरे यूट्यूब पर चले जाएंगे, तो आपको इससे अच्छा दोस्तों कंटेंट नहीं मिलेगा। यहाँ पर हमने केवल और केवल उन्हीं चीज़ों का, देखो अगर आप यूट्यूब पर जाएंगे तो कुछ वीडियो हमने देखा है दोस्तों, बहुत ही बड़ा वीडियो बना देते हैं, बहुत ही बड़ा वीडियो जो आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम के आधार पर दोस्तों तैयारी करवानी है और अच्छे अच्छे पॉइंट भी आपको बताने हैं जो आपके एग्ज़ाम में आते हों। तो वीडियो कोई कोई बहुत लंबा कर देता है, कोई इतना शॉर्ट कर देता है कि आपको केवल बस 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना तक याद रहता है, उसके बाद भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ से आप क्या करेंगे, हम इसके अतिरिक्त फिगर के माध्यम से भी बताते हैं, जिससे कि आप क्या करें, इन फिगरों को केवल याद रखें। अगर आप अपने माइंड में केवल इन फिगरों को याद रखेंगे, और ये आपके फिगर दोस्तों छप जाएंगे माइंड में, और जब ये माइंड में छप जाएंगे तो जैसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा आप आसानी से उसको लिख देंगे। दोस्तों आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत आप भी कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं, और तो देखते हैं दोस्तों यहाँ मगध के उदय के कारण। सबसे पहले उदय का कारण ये था दोस्तों कि मगध जो बसा हुआ था, इससे पहले हम बताएं वीडियो में, मगध जो बसा हुआ था वहाँ की मिट्टी दोस्तों गंगा, यमुना, सोन नदी, गंडक नदी, ये सभी आकर के मिलती थी, वहीं पर संगम स्थल था। और इसके अतिरिक्त राजगिरी की पहाड़ियाँ थी, जहाँ से उच्च किस्म के हाथी मिल जाते थे, ठीक है। तो वहाँ पर क्या अनुकूल स्थिति, भौगोलिक स्थिति बहुत ही अनुकूल थी मगध के उत्कर्ष के कारण, यानी मिट्टी बहुत ही उपजाऊ थी। वहाँ के लोग जो थे अधिक से अधिक अन्न उत्पन्न करते थे, अधिक से अधिक राजा को कर देते थे, जिसके कारण जब राजा को अधिक से अधिक कर मिलेगा तो वो अपने सैनिकों में लगाएंगे, सैनिक लगाएंगे। जब सैनिक हष्ट होंगे, स्वस्थ होंगे, तो वो क्या करेंगे, वो जहाँ पर आक्रमण करेंगे वहाँ को वो विजय को प्राप्त करेंगे। तो मिट्टी बहुत ही उपजाऊ थी वहाँ की। इसके अतिरिक्त वन थे वहाँ पर, अधिकतर संसाधनों की बहुत पर्याप्तता थी, बहुत संसाधन थे वहाँ पर, यानी उनको हाथी आसानी से मिल जाते थे। लौह तत्व का तो भंडार था वहाँ पर, तो अच्छे अस्त्रों का निर्माण होता था, अच्छे अस्त्रों का निर्माण होता था, उपजाऊ मिट्टी थी, सभी चीज़ें अनुकूल थी, इसीलिए मगध का क्या हुआ, उदय हुआ। अगर हम राजधानी सामरिक दृष्टि से देखेंगे तो जितनी भी राजधानियाँ जो बनाएंगी वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। सबसे पहले राजगिरी बनाई गई, राजगिरी से देखा गया, राजगिरी से जो उदयन आया उसने क्या बनाया दोस्तों, पटलिपुत्र बना दिया। पटलिपुत्र से वैशाली, यानी तीनों स्थान जो थे बहुत ही अच्छे स्थान पर थे, जिसके कारण मगध का उत्कर्ष हुआ। नगरीकरण की बात करेंगे तो देखिए उत्तर वैदिक काल में देखेंगे, वैदिक काल में देखेंगे तो जो जितने भी स्थान थे वो कबीला टाइप के थे, ग्राम थे, यानी एक जो स्थिति थी दोस्तों ग्रामीण थी। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, नगरीकरण हो गया। सिक्कों में आहत सिक्कों का प्रयोग, जो चांदी के सिक्के थे, आहत सिक्के कहलाए, आहत सिक्कों का दोस्तों प्रयोग होने लगा, जिसके कारण दोस्तों मगध का उत्कर्ष बढ़ने लगा। मगध समाज दोस्तों रूढ़िवादी,
रूढ़िवादी नहीं था। अब इससे पहले जितनी भी चीज़ें थी दोस्तों वो रूढ़िवादी थी, ये रूढ़िवादी नहीं था, जिसके कारण दोस्तों जैसे भी होता था, जैसे आप देख लीजिए बिम्बिसार को, बिम्बिसार ने क्या किया, यानी लगभग 500 विवाह किए, और विवाह करने के पश्चात में क्या करता था वो, अब वो क्षेत्र को अपने में मिला लेता था, है ना। तो जैसे भी हो सकता है, युद्ध से, विवाह से, जैसे भी हो सकता था, सभी क्या करते थे, जितने भी राजा हुए वो अपने मगध का विस्तार किए। सभी शासकों में क्या था दोस्तों, साम्राज्य के विस्तार की लालसा थी। इसीलिए कुछ राजा होते थे बहुत शक्तिशाली होते थे, लेकिन कोई काम नहीं, वो सोचते ठीक है हमारे पास जितना है उतना, लेकिन वो क्या करते, जितने राजा थे वो जो मगध के जितने भी राजा हुए उनमें साम्राज्य विस्तार की एक लालसा थी। तो यही कारण था कि मगध का दोस्तों उदय हुआ और धीरे धीरे ये चरमोत्कर्ष काल में पहुंचा और पूरे भारत और इसके अतिरिक्त भारत के बाहर भी इसका शासन था। ठीक है, अब हम देखेंगे महाजनपदों का क्यों उदय हुआ। महाजनपदों का उदय इसलिए हुआ क्योंकि इससे पहले जो व्यवस्था चल रही थी वो दोस्तों कौन सी, ऋग वैदिक काल व्यवस्था थी। उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो गई थी, लेकिन इतना लोहे का प्रयोग दोस्तों अच्छी तरीके से नहीं होता था। यहाँ पर क्या हुआ, जनपदों का कारण यही था, तो कृषि का विस्तार हो गया। जब कृषि का विस्तार हो गया तो एक दूसरे में दोस्तों जो प्रतिस्पर्धाएं बढ़ने लगी, प्रतिस्पर्धाएं बढ़े तो युद्ध हुए, युद्ध से दोस्तों विजय की प्रक्रिया स्टार्ट हुई, और विजय के साथ साथ में जो जनजातियां थी उनको अपने संपर्क में दोस्तों लाया गया। जनपदों में एकत्रीकरण, एकीकरण, ठीक है, एकीकरण का भाव दोस्तों उत्पन्न होने लगा। तो ये दोस्तों काफ़ी कारण थे। कुछ जो महाजनपद थे अपनी आंतरिक और सामाजिक स्थिति संरचना में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान दे रहे थे, किस प्रकार से अपनी हम आंतरिक संरचना को अच्छा बनाएं। तो यही कारण था दोस्तों कि महाजनपदों का उदय हुआ। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी आता है, ये आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। मुख्य प्रशासनिक अधिकारी कौन कौन से, तो 4 अधिकारी थे, इनको याद रखना। बलि साधक, ठीक है, बलि साधक दोस्तों था यानी बलि ग्रहण करने वाला। बलि में से होता है दोस्तों राजस्व, याद रखना। यहाँ पर बलि का मतलब बलि देना नहीं, बल्कि यहाँ पर था दोस्तों कर व्यवस्था। जो कर व्यवस्था थी उसको बलि बोला जाता था, और बलि साधक यानी क्या करते थे, यानी राजस्व की प्राप्त करने वाले को दोस्तों क्या बोला जाता, बलि साधक बोला जाता था। तो ये अधिक से अधिक क्या करते थे, राजस्व प्राप्त करते थे। घनानंद तो यहाँ तक कि था हर चीज़ में दोस्तों, प्रत्येक चीज़ में उसने अपनी कर व्यवस्था लागू कर रखी थी, क्योंकि उसे धन का व्यसन था। इसीलिए वो मजदूरों पर भी, कृषि पर भी, सभी स्थानों पर दोस्तों कर लगाता था। अगर हम बात करेंगे सौल्किक की बात करेंगे तो शुल्क वसूलने वाले को दोस्तों सौल्किक बोला जाता था। रज्जू ग्राहक, ये देखिए काफ़ी क्वेश्चन दोस्तों आया हुआ, तो आपको याद रखना रज्जू ग्राहक क्या है, भूमि नापने वाले को दोस्तों रज्जू ग्राहक बोला जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट की श्रेणी में आता है, आपको क्या करना है, इसे नोट कर लेना है, इसे याद रखना है कि जो महाजनपद काल में रज्जू जो ग्राहक था दोस्तों वो भूमि नापने वाला था। ठीक है, द्रोण मापक क्या, अनाज की तौल का जो निरीक्षण करता था उसे द्रोण मापक बोला जाता था। ठीक है, तो याद रखना है इसको। और अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो अर्थव्यवस्था में दोस्तों क्योंकि नगरों का विकास हो गया था, लोहे का कृषि में प्रयोग स्टार्ट हो गया था, और लोहे का युद्धों में भी प्रयोग होता था, जो अर्थव्यवस्था को अत्यंत सुदृढ़ बनाता था। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों मगध के उत्कर्ष काल की बात। अब हम देखेंगे इसके अतिरिक्त दोस्तों महाजनपद कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था थी वो किस प्रकार से थी, क्योंकि ये अगर टॉपिक छूट गया तो भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो इसको हम छूटने नहीं देंगे, इसको हम अच्छी तरीके से कवर करेंगे। महाजनपद कालीन जो प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार थी, है ना। तो देखेंगे उत्तर वैदिक काल की अपेक्षा राज्य एवं राज्य की संकल्पनाएं अधिक स्पष्ट हो गई। यानी पहले देखा जाए जो राजा थे उत्तर वैदिक काल में राजा नहीं हुआ होते थे, क्योंकि वहाँ पर जितने भी जो कह लीजिए जो संत महात्मा थे, ठीक है, इनका राज चलता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे ही महाजनपद काल आया तो वहाँ पर राज्य बनने लगे, यानी 16 अलग अलग राज्य हो गए, है ना, और उनमें अलग अलग राजा हो गए। तो राज्य और राजा की संकल्पना अधिक स्पष्ट होने लगी महाजनपद काल में। ठीक है, राज्य अपनी जितने भी राज्य थे अपनी क्या करते थे, भौगोलिक सीमा का विस्तार करने लगे। इसी कारण तो युद्ध हुआ और मगध सबसे शक्तिशाली बना। इसके अतिरिक्त क्या किया, स्थायी सेना रखी जाने लगी। भाई पहले क्या करते थे लोग, किराए पर सेना ले लेते थे। किसी राजा से कहते थे कि यहाँ जब युद्ध करना होता था तो किराए पर सेना ले लेते और उसके बदले में उसको पैसे देते थे या जो धन देते थे। लेकिन धीरे धीरे सब क्या किए, क्योंकि स्थायी सेना रखने, पहले जब युद्ध होता था दोस्तों, तभी सैनिकों को क्या किया जाता था, क्रय किया जाता था, यानी उनको दाम दिया जाता था, उसके पश्चात में धन दिया जाता था, उसके पश्चात में उनको बैठा दिया जाता था। स्थायी सेना नहीं रखते थे। लेकिन महाजनपद काल में क्योंकि
पता नहीं कब आक्रमण हो जाए, तो इसीलिए जो राज्य थे वो स्थायी सेना रखने लगे और स्थायी रूप से उन्हें वेतन भी देने लगे। ग्राम्य प्रशासन की जो ग्राम प्रशासन था इसकी सबसे छोटी इकाई थी। जो ग्राम थी वो क्या, ग्राम प्रशासन जैसे ग्राम पंचायतें होती वो सबसे छोटी इकाई थी। और इसके ऊपर जो आते थे दोस्तों वो आते थे खटिक आते थे और द्रोणमुख आते थे। ठीक है, द्रोणमुख अभी हम बात कर चुके हैं, जो अधिकारी होते थे इससे ऊपर आते थे। कर की बात करेंगे तो बलि, भाग, कर, ये अलग अलग दोस्तों कर व्यवस्थाएं थी जिसमें कर जो अधिकारी कर लेते थे। कर देने वालों का आधार बढ़ा। अब आधार क्यों बढ़ गया, क्योंकि शिल्पकारी होने लगी, व्यापारी आने लगे, नए नए करदाता आने लगे, जिससे कि कर में वृद्धि हुई। जब कर में वृद्धि हुई तो ये महाजनपद काल की सबसे अच्छी व्यवस्था थी, क्योंकि यहाँ पर जब कर में वृद्धि होगा धीरे धीरे लोग जहाँ पर अधिक उत्पादन होता था, जहाँ पर अच्छी मिट्टी थी, वहाँ पर जहाँ पर जलवायु अच्छी थी, वहाँ पर लोग रहना अधिक पसंद करते थे। इसीलिए एक दूसरे में युद्ध संघर्ष होता था कि हम उस स्थान को प्राप्त कर लें, क्योंकि वहाँ की जो भूमि है बहुत ही उपजाऊ है। ठीक है, तो इसका कारण ये भी था। सौल्की के बारे में बता दिए। यह जो अधिकारी क्या करता था, व्यापारियों से दोस्तों क्या करता था, कर वसूलता था। और एक जो अधिकारी को याद रखना, टुंडिया और आकाशिया, टुंडिया और आकाशिया, है ना, ये क्या करते थे, कर वसूल करने वाले एक उग्र अधिकारी थे, बहुत ही उग्र थे। यानी जब किसी से काम नहीं चलता था तो इनको बुलाया जाता था, टुंडिया या आकाशिया। इनको आप दोस्तों पीएससी के जवान समझ लीजिए। जब पुलिस वालों से कुछ नहीं होता है तो वो पीएससी के जवान को बुला लेती है, तो वही थे टुंडिया और आकाशिया। ये नहीं देखते हैं, ये इनका केवल काम होता है दोस्तों कर वसूलना। ठीक है, इस काल के जो राजतंत्र था दोस्तों बहुत मजबूत हुआ, और स्वतंत्र जो नौकरशाही एवं स्थायी सेना, अब स्वतंत्र नौकरशाही हो गई और स्थायी सेना अब मुख्य विशेषता बन गई। यानी लोग क्या, जो राज्य थे वो स्थायी सेना रखने लगे। वास्कर की बात याद होगी दोस्तों, कौन थे वास्कर, मगध के मंत्री थे, और दीर्घ नारायण, जिनको कौशल भी बोला जाता था, इस काल के विशेष मंत्री थे। वास्कर आपको याद होगा, जो अजात शत्रु थे, वास्कर को दोस्तों भेजे थे कहाँ पर, फूट डालने के लिए भेजे थे, जो वज्जी संघ में फूट डालने के लिए। और धीरे धीरे क्या है, 16 वर्षों के बाद में अजात शत्रु ने उन पर आक्रमण करके अपना अधिकार क्षेत्र किया था, है ना। तो ये थे दोस्तों कौन से, वास्कर। ग्रामीण की बात करेंगे तो या ग्राम का जो प्रशासनिक अधिकारी होता था उसे बोला जाता था ग्रामीण। जिस प्रकार से जो हाँ देखेंगे तो ग्रामीण क्या कौन होता था दोस्तों, याद रखना, एक प्रशासनिक अधिकारी होता था जो ग्राम से क्या करता था, कर वसूलता था, गांव के लोगों से कर वसूलता था। इस काल में अगर कानून व्यवस्था भी आ गई थी, यानी कानून व्यवस्था को जन्म दे दिया गया था, जिससे कि लोगों को अनायास प्रताड़ित ना किया जाए और वो अच्छी तरीके से दोस्तों कर को शासन तक पहुंचा दें, है ना। इस काल और जो इसमें कानून और दंड व्यवस्था इसलिए लागू कर दी गई थी क्योंकि उस समय जो अधिकारी थे वो भी भ्रष्ट होने लगे थे। जब भ्रष्ट होने लगे थे तो वहाँ पर राजाओं ने क्या किया कि जनता मंच लगाना प्रारंभ कर दिया, जिससे कि जो व्यवस्था है वो ठीक ढंग से चल सके। इस काल में सभा और समिति, जो पहले जो थे सभा और समितियाँ, इनका महत्व लगभग समाप्त हो गया और जातीय संगठन का प्रभाव बढ़ने लगा। जाति जो संगठन थे उनका प्रभाव दोस्तों बढ़ने लगा। कारण क्या हुआ कि राज्य बड़े हो गए थे, इसका कारण ये था, और सभा एवं समिति का दोस्तों कार्य स्वतंत्र हो गया था और स्वतंत्र नौकरशाह कार्य करने लगे थे। ठीक है, जो राजा थे वो क्या करते, स्वतंत्र रूप से कार्य करते थे। तो ये दोस्तों महाजनपदकालीन प्रशासनिक व्यवस्था। तो ये दोस्तों इसमें हमने बात की दो नंदवंश की बात की। नंदवंश के पश्चात में दोस्तों हमने बात की शिशुनाग वंश की। अगर आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। और एक बार फिर आपसे रिक्वेस्ट करें दोस्तों, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ और प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद जो वीडियो आने वाला है दोस्तों विदेशी आक्रमण, इसमें हम बात करेंगे सिकंदर के बारे में, डेरियस के बारे में दोस्तों, साइरस के बारे में, इन लोगों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। और क्योंकि यहाँ से अधिकतर क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, और इसके पश्चात में आएगा दोस्तों MCQ टाइप क्वेश्चन, जिसमें हम क्या करेंगे हर एक वंश के एक एक पॉइंट का दोस्तों MCQ टाइप और वन लाइनर बनाकर आपको प्रोवाइड कराएंगे, जिससे कि कोई भी पॉइंट आपका दोस्तों बाकी ना रहे। तो अपने दोस्तों में दोस्तों शेयर कर दीजिए, क्योंकि इसका लाभ केवल आप ही मत लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और बने रहिए हमारे साथ में।
और दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट अवश्य कर दीजिए जिससे कि हमको मनोबल मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए और लोगों की सहायता अवश्य कीजिए। धन्यवाद। और हाँ मेरे भाई, अभी गए नहीं हैं, एक काम और करना है आपको दोस्तों। अगर कहीं पर दोस्तों कोई त्रुटि हो जाए तो दोस्तों एक कमेंट अवश्य मार दीजिए। तो बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।